हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। इस क्लास में हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बॉटनी का एक चैप्टर है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, जिसको हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं, उस एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साइटोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कारण क्योंकि साइटोलॉजी में आपको दो चैप्टर मिलाकर पढ़ना है। एक तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के हर एक स्ट्रक्चर, सेल के हर एक कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, और दूसरा चैप्टर हो जाता है सेल डिवीजन। तो दोनों मिलाकर यहाँ पर आपके एग्जाम में जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप PYQ साइड में लिख दीजिए, जो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से आपके समक्ष लाया हूँ, और आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेंगे और PYQ से रिपीट होता है। तो शायद डायरेक्टली आपके एग्जाम में इस लेक्चर से क्वेश्चन देखने को मिले, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जितने भी बच्चे ऐप पर जो रेगुलर लाइव क्लासेस हुई हैं साइटोलॉजी की, पूरा प्रॉपर थ्योरी MCQ मैंने पढ़ाया है, अगर आप अटेंड किए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे। बाकी जो लोग नहीं भी किए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप उसे सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। बताइए, द ऑर्गेनेल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? यानी बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला कोशिकांग इसमें से कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, या तो राइबोसोम, या तो गोल्जी बॉडी, उसी को गोल्जी काई कहते हैं, या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया मैंने बताया था, जितने भी बैक्टीरिया है वो सब किस प्रकार के सेल हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो वो सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनेल होगा। डन। अब प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, यानी कि झिल्ली से घिरा हुआ जो विकसित सेल के पहचान है वो सब इसमें नहीं होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा तो बैक्टीरिया में भी नहीं होगा। गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। ये सब किसका है? सेल मेम्ब्रेन से मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, कोई ऐसा सेल नहीं जिसमें कि राइबोसोम नहीं, है ना। तो राइबोसोम सभी में पाया जाता है। अब राइबोसोम से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो ध्यान रखिएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो 70S का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम की अगर आप बात करोगे तो उसका राइबोसोम कैसा होता है? 80S। वो ग्रेट, 80S होता है। एंड ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम को एक और चीज इसके बारे में याद रख लीजिए कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के उत्पादन के लिए मुख्य अंग जो है वो राइबोसोम ही है। और ये जो 70S है वो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट सवाल है आपका स्क्रीन पर सेल डिवीजन से है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल है आपका विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज इन सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवास्थाओं का क्रम सही है। यानी कि जो सेल साइकिल है, ये जो सेल साइकिल है आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास के सेल डिवीजन में, या फिर हमने पढ़ाया था तो आप पढ़े होंगे कि इसमें सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है। सही सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो सही सीक्वेंस एक बार मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद आप आंसर में उसे ढूंढिएगा। ठीक है, सबसे पहले कहां से शुरू होता है? जीवन से। अगर सेल डिवीजन में आना है तो जीवन, उसके बाद एस फेज, उसके बाद क्या होता है? एस फेज होता है, उसके बाद क्या होता है? G2 फेज होता है। जीवन, एस, G2, देखो है ना। और उसके बाद एम फेज का ये चारों हो जाएगा, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, है ना। तो अब आप इसको आंसर करके देखिए अच्छे से। पहला लिख रहा है G1 G2 S M, नहीं, G1 G2 S M नहीं होता है, जबकि G1 होता है,
एस होता है, उसके बाद G2 होता है, उसके बाद M होता है, ये सही सीक्वेंस है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर पहले ही S फेज आ गया तो गलत है। यहाँ G1S G2M, तो यस बिल्कुल सही आंसर सी जा रहा है, सारे बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। G1S G2 और M फेज हो गया। क्या हो गया? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, ये जो आपके G1S G2 और M फेज हैं, ध्यान रखिएगा ये सेल साइकिल के एक स्टेजेज हैं जो कि एकदम सीक्वेंस में चलता है सेल डिवीजन के लिए। ओके, और सभी लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हर एक फेज में है किसमें क्या होता है, एग्जाम में सवाल बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा M फेज में क्या होता है, तो एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, जबकि G1S और G2 फेज ये तीनों मिलाकर इंटरफेज कहलाता है, जिसमें कि प्रिपरेशन होता है, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। यानी कि आप सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन के लिए तैयारी हो रही होती है, प्रिपरेशन होता है। एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का मात्रा दुगना हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में। ये सीधे सीधे सवाल बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है जो कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया, उसी से रिलेटेड सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ है। द प्रोसेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। एस फेज के दौरान होने वाली प्रक्रिया बताओ। एस फेज के दौरान होने वाली प्रक्रिया डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का जो एक डीएनए है उससे दो डीएनए का मॉलिक्यूल बनना, वो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, दुगना मात्रा में हो जाना, तो उसी को डीएनए सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस, आरएनए या प्रोटीन या ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में क्या हो जाएगा? डीएनए सिंथेसिस होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये तीसरा नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन ईस्ट। ईस्ट में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? ईस्ट में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? ईस्ट कोशिका जो ईस्ट है इसमें किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो आपको पता होगा कि ये ईस्ट का सेल है, इसमें जो होता है बडिंग मेथड से होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मुकुलन विधि कहते हैं। इसमें एक छोटा सा बड निकलता है, धीरे धीरे न्यूक्लियर डिवाइड होकर के अलग हो जाता है, तो इस मेथड को हम लोग बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं उसमें बडिंग यानी कि मुकुलन विधि से कोशिका विभाजन होता है। किस विधि से होता है? मुकुलन यानी कि बडिंग विधि से होता है। गुड, नेक्स्ट है, इन माइटोटिक डिवीजन द स्पिंडल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, यानी समसूत्री विभाजन में स्पिंडल का निर्माण होता है। स्पिंडल मतलब क्या? जैसे आपको पता है सेल साइकिल में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होता है। तो आपके प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप, जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है लेट प्रोफेज में। जबकि अगर पूछेगा स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण रूप से कब हो जाता है, तो मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। प्रॉपर स्पिंडल फाइबर जो ये दिख रहा है ना, जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होकर के क्रोमोसोम को एकदम बीच में इक्वेटर ऑफ द सेल पर ला करके मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करता है, तो एकदम बीच में आ जाता है मेटाफेज में। तो वही बोल रहा है कि माइटोटिक डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल बनता है किसमें? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। तो माइटोटिक डिवीजन में स्पिंडल जो बनता है वो प्रोफेज में बनता है क्या? नहीं, मेटाफेज में। यस, मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था उसको हिंदी में कहते हैं। समसूत्री विभाजन में स्पिंडल का निर्माण जो होता है वो मध्य अवस्था में होता है। किस में होता है? मेटाफेज, जिसको हम लोग मध्य अवस्था कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल सेलुलर प्रोसेस, यानी कि कोशिका प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? यानी कि ओवरऑल बोल रहा है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का पूरा कंट्रोल किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट से। ये तो आपके क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, ये तो प्रकाश संश्लेषण करता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी बनाने का काम करता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। सेंट्रियोल नहीं, ये भी नहीं, ये तो कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ध्यान रखना, न्यूक्लियस है ना, सभी के बारे में बता रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस।
किसके लिए? फोटोसिंथेसिस यहीं पर होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए है? आपके इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। जबकि सेंट्रियोल को रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। गुड। नेक्स्ट है क्रिस्टे आर एसोसिएटेड विथ, यानी क्रिस्टे किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण से, एटीपी सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, एटीपी संश्लेषण या वसा संश्लेषण। बताइए क्रिस्टे होता क्या है? सभी लोग को पता होगा कि जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है उसको क्रिस्टे जंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। ये इनर फोल्ड लाइक मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, ये क्रिस्टे किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? क्या फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है? नो। क्या ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में? नो। एटीपी सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है क्रिस्टे, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है, जहां पर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और इसीलिए जो कोशिका है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा के लिए यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चलती है। तो वही बोल रहा है श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। वेरी गुड। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, यानी कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या थोड़ा कम होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आपका एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, किसका कथन है? रॉबर्ट ब्राउन, विर्चो, पुरकिंजे या स्वान। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए थे रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने, और उन्होंने बताया था, है ना, उन्होंने बताया था कि जो सेल, याद रखना यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो, है ना, विर्चो। वेरी गुड। जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि जितने भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल हैं उसी से बना हुआ है। तो ये विर्चो का कहना था, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो का कहना था। वेरी गुड। जबकि सेल थ्योरी दिया गया था स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, दोनों वैज्ञानिक के द्वारा। द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज इन्वॉल्व इन, यानी कि खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका RER निम्नलिखित में से क्या शामिल है? किसमें शामिल है बताओ? यानी कि आपके किस चीज में आपके संश्लेषण मतलब शामिल होते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग खुद बताइए। आपका जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या कैल्शियम स्टोरेज के लिए, स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए? बताइए। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर स्टेरॉइड? तो ध्यान रखिएगा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है। न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, एक होता है SER जिसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। देख रहे हैं इसका सरफेस कितना चिकना है, प्लेन है, इसके ऊपर सरफेस पर कोई भी दानेदार राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यानी सीधा सीधी बात करें तो इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता है। जबकि एक होता है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पर आपको दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये होता है एक्चुअली राइबोसोम। इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसका सरफेस थोड़ा रफली दिखता है, रफली आभास होता है, और इसको यहाँ पर इसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं, ठीक है। अब ये जो RER है इसके सरफेस पर चूंकि राइबोसोम है, तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं है और ये चिकनी है, तो ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेरॉइड या लिपिड सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस करता है, ध्यान रखना, SER। जबकि RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्यों? देखो लिखा है ना,
कि कह रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, दिस टाइप डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि जो आपके राइबोसोम बाउंड या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER, चूंकि इसके सरफेस में रफ है यानी राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा ही, क्योंकि राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते ही हैं। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम ही है चिकना, और चिकना क्या होता है, लिपिड, है ना, जो कि फैट वगैरह होता है, तो वो सब क्या होता है, थोड़ा चिकना होता है। तो चिकनी सतह वाली जो होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड या स्टेरॉइड का सिंथेसिस करेगी। ओके, डन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा कला क्या है, बताइए। द सेलेक्टिवली असेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या ये एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली है, या फुल्ली परमिएबल है, या ओनली परमिएबल टू वाटर है, या इम्परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस है। कहने का मतलब जो प्लाज्मा कला या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं वो क्या है, पूरी तरीके से पारगम चयनात्मक रूप से पारगम्य यानी कि कुछ ही चीज़ों को, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देता है, या तो पूरी तरीके से पारगम्य कि कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, कि केवल पानी के लिए पारगम्य या सभी पदार्थों के लिए अपारगम्य है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत बढ़िया। ये क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन संश्लेषण, या तो डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट फ्रॉम एंड और फॉरेन मटेरियल्स, यानी कोशिकीय अवशिष्ट एवं बाहरी पदार्थों को पचाना, या तो प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, या तो ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या तो आनुवांशिक जानकारी का संचरण करना। बताइए लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है ना, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है। तो लाइसोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोटीन संश्लेषण, नो, प्रोटीन सिंथेसिस तो है ही नहीं इसका प्राइमरी फंक्शन, है ना। लाइसोसोम का मेन काम होता है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं, जो कि सेल में आने वाले जो भी फॉरेन मटेरियल होते हैं या सेलुलर वेस्ट होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल यानी कि कोशिकीय अवशिष्ट एवं बाहरी पदार्थों का पाचन करना यानी पचाना, उसको लाइसोसोम का प्राइमरी फंक्शन होता है। क्या होता है, लाइसोसोम का प्राइमरी फंक्शन होता है सेलुलर वेस्ट फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करना, है ना। मोर देन 30 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट है, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, गुड, ठीक है। व्हाट आर देयर साइज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो राइबोसोम वर्ड आप सुन रहे हैं, राइबोसोम जो सुन रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक में अलग होता है, वेरी गुड, जबकि यूकैरियोटिक में अलग होता है, बहुत बढ़िया, है ना, यूकैरियोटिक में अलग होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक में ये 80S होता है, ठीक है, सॉरी 70S होता है, प्रोकैरियोटिक में ये 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। और जबकि ये प्रोकैरियोटिक इसमें 70S, प्रोकैरियोटिक में ये 70S होता है, जबकि आपका यूकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में ये 80S टाइप का होता है, गुड। अब ये जो 70S है इसका सब यूनिट्स होता है, यानी कि ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका सब यूनिट होता है 50 + 30। अब ये 50 + 30 तो 80 हो गया सर, 70 कैसे होगा, तो ये ओवरलैप कर जाता है थोड़ा बहुत, है ना। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं। ये 70S कंप्लीट होने के लिए बड़ा वाला जो सब यूनिट है 50 है, छोटा वाला या 30 है, तो 50 + 30 तो होता 80 है, लेकिन चूंकि ओवरलैप किया तो 10 घट जाएगा, तो इसलिए 70 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये जो 70S का जो सब यूनिट्स है 50 + 30 हैं, जबकि 80S का होता है 60 + 40,
है ना, 60 + 40, यानी कि आप समझ सकते हो कि 60 + 40 में आपका यूकैरियोटिक सेल का होता है। ये तो 100 पुर जाता है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि ओवरलैप कर जाती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पर 2 सब यूनिट से बना है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में उसका साइज क्या है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 80 और 40 नहीं होगा, क्या 50 और 30, 50 एंड 30, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा 50 एंड 30, आंसर क्या हो जाएगा 50 एंड 30। कोई बोल रहा है 70 एंड 50, अरे भाई 70S राइबोसोम है, लेकिन यहाँ पर सब यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है, सब यूनिट्स, दोनों सब यूनिट का साइज, तो वो नहीं होगा, सी नहीं होगा, 50 एंड 30 होगा, 50 एंड 30, 50 और 30, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लाइजोसोम आर ऑफन कॉल्ड एज, लाइजोसोम को अक्सर किस नाम से जाना जाता है, बताइए, लाइजोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, प्रोटीन के फैक्ट्रीज के तौर पर, नहीं, प्रोटीन फैक्ट्री तो होता है राइबोसोम, ये तो नहीं होगा, है ना। एनर्जी प्रोड्यूसर्स, ये तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग, यस, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या का बैग या थैली कह सकते हैं, जो कि लाइजोसोम को कहा जाता है। कारण क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, तो सेल के जितने भी वेस्ट मटेरियल है, फॉरेन सब्सटेंसेज है, उसको डाइजेस्ट करता है। कई बार होता है कि ये खुद ही फट जाएगा, तो इससे पूरा सेल ही मर जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहेंगे, किसको कहेंगे, राइबोसोम को कहेंगे। जबकि एनर्जी प्रोड्यूसर किसको कहेंगे, एनर्जी प्रोड्यूसर माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। जबकि इंफॉर्मेशन कैरियर कहेंगे क्रोमोसोम को, जो आपका क्रोमोसोम या फिर डीएनए आरएनए जो भी कह दीजिए, है ना, जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए, डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, या डीएनए एवं प्रोटीन, या आरएनए लिपिड, या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, बताइए। जो आपके न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के 2 मुख्य रूप हैं, डीएनए एवं आरएनए, यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों मेन टाइप होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ये जो हैं, ये दोनों मेन टाइप होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए और आरएनए, गुड। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सोमैटिक सेल, मानव सोमैटिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, मानव गुणसूत्र में, यानी कि मानव जो क्रोमोसोम है, सॉरी ह्यूमंस में जो, सॉरी ह्यूमंस के सोमैटिक सेल में, जो बॉडी का जो कायिक कोशिका है जिसके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23, 46, 92 या फिर 24। तो ह्यूमन सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है और 2n बराबर होता है 46, यानी कि टोटल होते हैं 46, वेरी गुड। टोटल कितने होते हैं संख्या में, 46 होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 46 होते हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सेल्स अंडरगोज मियोसिस, यानी कि किस प्रकार की कोशिकाएं मियोसिस करती हैं, बताइए, मियोसिस किस प्रकार की कोशिका करती है, सोमैटिक सेल नहीं, जर्म सेल, या दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कहने का मतलब हुआ कि मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाएं जाती हैं, है ना, किस प्रकार की कोशिका विभाजन मियोसिस में जाती है, मियोसिस अंडरगो करती है, यानी कि मियोसिस में जाती है, बताइए, सोमैटिक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, या फिर दोनों, सोमैटिक और जनन कोशिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि डिप्लॉयड में आपको पता है कि जब कोई सेल है तो ये 2n से 2n हुई हो जाता है, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनता है। तो जो सोमैटिक सेल है इसमें माइटोसिस होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, माइटोसिस होता है, और ग्रोथ और क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो जर्म सेल है, जबकि जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल में मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है। जर्म सेल जो होता है यानी कि जनन कोशिकाएं, जिसमें 2n से पहले n बनता है एंड फिर n से n बनता है, यानी कि ये आपके, ये देखो आपका जो होता है हेप्लॉइड 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 4 क्या कहते हैं जर्म सेल का निर्माण होता है। विच टाइप ऑफ सेल्स अंडरगोज मियोसिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्म सेल। क्या हो जाएगा आंसर, जर्म सेल हो जाएगा, जनन कोशिकाएं, है ना, गुड। विच प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि कौन सा प्रक्रिया अनुवांशिक विविधता में योगदान करती है, माइटोसिस, मियोसिस, दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, माइटोसिस, मियोसिस, या दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि विच प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक वेरिएशन, बताइए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है ना, विच प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि जो आपके अनुवांशिक विविधता में योगदान करती हैं, कौन करती हैं, माइटोसिस या मियोसिस या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा प्रोसेस जो कि जेनेटिक वेरिएशन, तो आपका ध्यान रखिएगा वो करता है
अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती हैं, है ना, मियोसिस। क्योंकि माइटोसिस में तो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनता है, तो उसमें वेरिएशन यानी विविधता होने का तो कोई संभावना है ही नहीं, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज द क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम इन डॉटर सेल एज इन द पेरेंट सेल, यानी कि किस प्रक्रिया के दौरान पुत्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिकाओं के समान रहती है, यानी कि ऐसा कौन सा है सेल डिवीजन जिसमें कि कह रहा है ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, यानी कि क्रोमोसोम नंबर का संख्या समान होना चाहिए डॉटर सेल और पेरेंट सेल में। पेरेंट सेल मतलब जिससे बनेगा सेल, यानी कि 2n से 2n ही बनना चाहिए, 2n से n नहीं हो जाना चाहिए। किस में, माइटोसिस या मियोसिस, या फिर दोनों में, या नॉन ऑफ द एबव में, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा सवाल था, माइटोसिस में ऐसा होगा। इसमें हो जाएगा माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में तो आधा हो जाता है गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिवीजन ऑकर इन मियोसिस, यानी मियोसिस में कितनी बार विभाजन होती है, बताइए। हाउ मैनी डिविजन्स ऑकर्स इन मियोसिस, यानी मियोसिस में कितनी बार विभाजन होती है, बताइए। मियोसिस में विभाजन कितनी बार होती है ना। मियोसिस में विभाजन कितनी बार होती है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मियोसिस में विभाजन कितनी बार होती है, तो मियोसिस में जो कितनी विभाजन होती है, तो ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी डिविजन्स ऑकर्स इन मियोसिस, तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2, है ना। मियोसिस में 2 बार, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जैसे मान लो आपका ये 2n की कोशिका है, तो ये पहले n में कन्वर्ट होता है, n में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस आपका मियोसिस 1 कहलाता है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद ये फर्दर फिर n n n n n n n 4 गो, ये 2 गो अपने जैसा बनाता है, ये 2 गो अपने जैसा बनाता है, जो कि मियोसिस 2 है। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ये सेम एज होता है माइटोसिस के समान। तो इस तरीके से आपका 2 बार डिवीजन होता है, किसमें, मियोसिस में, जबकि माइटोसिस में एक ही बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के अंत में कितने पुत्र कोशिकाएं के निर्माण होता है, बताओ। माइटोसिस में मैंने क्या बोला, सिंपली 2n से 2n बन जाता है ना, तो आपका हो जाता है माइटोसिस। तो ये 2n से 2n बन गया, तो यानी कि सिंपली है, एक से 2 बन गया, है ना। तो यहाँ पर कितने डॉटर सेल बनते हैं, 2, जबकि मियोसिस में 4। मियोसिस में कितना बनेगा, 4 बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट, यानी माइटोसिस का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है, यानी कि जब सेल डिवीजन आप पढ़ रहे थे तो उसमें से कौन सा फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो कौन सा फेज है जो सबसे लंबा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेल डिवीजन का माइटोसिस खास करके, तो माइटोसिस का जो ये प्रोफेज होता है, स्टार्टिंग वाला जो पहला फेज है प्रोफेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ना। विच फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। क्या माना जाता है, लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है ना। विच फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रोफेज, है ना, सबसे लंबी है, ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है, बताइए। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में आपको पता है, मैंने बताया था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स गायब हो जाते हैं, एंड मेटाफेज में वो जो क्रोमोसोम है वो उसके सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होकर के उसको एकदम प्रॉपर इक्वेटर पर, मेटाफेजिक प्लेट पर ला देता है। एकदम ये एकदम बेस्ट स्टेज होता है जहाँ पर क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जबकि एनाफेज में वो अपोजिट पोल्स पर चला जाता है, अपोजिट पोल्स पर चला जाता है, जबकि टीलोफेज में जो वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होते हैं, और साइटोकाइनेसिस में ओवरऑल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कह रहा है क्या, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज में क्या हो रहा है, देखो ये जो पूरे क्रोमोसोम है एकदम सेंटर ऑफ द सेल में आके इकट्ठे हो गए, है ना। अब ऑप्शन पढ़ो, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, नहीं, क्रोमोसोम अलाइन एट द सेल्स इक्वेटर, यानी गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर संरेखित हो जाते हैं, तो आंसर यही हो जाएगा कि जो आपका है ये क्रोमोसोम है वो सेल्स के इक्वेटर पर आ जाता है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस टू सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, यानी माइटोसिस के किस चरण में बहन क्रोमेटिड यानी सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो, जैसे ये देखो आपका है, ये आपका है, ठीक है, तो ये आपका 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ठीक है,
ये दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, तो ये आपस में दोनों हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, ये हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स, देखो अपोजिट पोल्स की ओर चले गए, तो कौन एनाफेज में, किस में चले जाते हैं, एनाफेज में, यानी कि विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, वो होता है एनाफेज में। किस में होता है, एनाफेज में, वेरी गुड, यहाँ पे हो जाएगा एनाफेज, है ना। क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग क्रोमेटिड्स अपार्ट ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी माइटोसिस के दौरान क्रोमेटिड को अलग करने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है। यानी कि आपका जो माइटोसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन क्रोमोसोम जो अलग अलग होता है वो किसके वजह से होता है, स्पिंडल फाइबर ही तो उसको खींचता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर। क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, क्रोमेटिड्स को अलग अलग करने के लिए, कौन है, स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस, यानी कि मियोसिस के बाद डॉटर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बताओ। गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से सीधा आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, ध्यान रखना मियोसिस में। डिप्लॉयड हेप्लॉयड तो होगा ही नहीं, ध्यान रखना हाफ ऑफ द पेरेंट सेल, सीधा सीधे आंसर हो जाएगा, माता पिता की कोशिकाओं का आधा हो जाता है ना। गुणसूत्रों की संख्या के बारे में पूछ रहा है तो वो सीधे सीधे आधी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के 25 मैंने MCQs करवाए जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और रेगुलर इसी तरह से लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए ऐप पर, तो आपका भी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं और फार्मा फील्ड से अपडेटेड रहना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से जाकर के आप इसको कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे साथ, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो वहाँ से पूछ भी सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अपडेटेड रहना हो तो रह सकते हैं। बाकी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।